हेलो बच्चों, नमस्कार। आओ आज हम 8th क्लास की पहली कविता ध्वनि, जो कि हम पहले अपनी वीडियो में हम इसे पढ़ चुके हैं, इसके सरलार्थ और शब्दार्थ हमने देखे हैं। अब हम इसको आगे चलते हैं। इसके बारे में आगे जो कविता से प्रश्न है, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में कवि ने कुछ कविता से प्रश्न किए हैं। प्रश्न और अभ्यास आगे दिया है इसका। इसमें कुछ कविता से प्रश्न है और कुछ हैं कविता से आगे, इनको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। इन पंक्तियों को हमने पढ़ना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो बच्चों, इनसे हमें पढ़ करके पता चली गया क्या फूटे हैं आमों में बोर मतलब बगर आना शुरू हो गया है, उनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। और भोरे वन वन टूटे, भोरे कब खिलखिलाते हैं? जब फूल खिलते हैं। और ऐसा कौन सी ऋतु में होता है? होली मची ठोर ठोर, होली किस ऋतु में आती है? ये भी हम समझ सकते हैं। और सभी बंधन छूटे हैं, अर्थात इसमें सभी बंधन हमने छोड़ दिए हैं। तो ये सभी हम आपसी वैरभाव भूल गए हैं और अपने एक दूसरे के साथ मित्रता के रंगों में रंगने लगे हैं। ऐसा कौन सी ऋतु में आता है? ऐसा आता है वसंत ऋतु में। तो इसमें किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का। अगला है स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है, खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो बच्चों, ये भी आपका अपना विषय है कि आप क्या करेंगे। जैसे कवि चाहता है कि भाई वो अपने उमंग से उन फूलों को अपने हाथ फेर करके उन्हें आनंदित करना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है। इस तरह से हम फूल पौधों के लिए क्या करेंगे? उनको नवजीवन देंगे, पानी देंगे, उनकी देखरेख करेंगे और एक उन्हें फलता फूलता वृक्ष बनाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन पर चलें तो क्या करेंगे कि हम अपनी सभी आलस्य निद्रा को छोड़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और कविता के संदेश को अपने अंदर समाहित करेंगे। कवि अपनी कविता में कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। किसकी बात बता रहा है? कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक माँ को जगा रही है, इस तरह के कल्पनाशील कार्य की बात की गई है। मतलब हमें कल्पना करनी है कि भाई किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर खेल रहे हैं, आदि आदि। आगे है भाषा की बात। बच्चों, हम भाषा की बात करते हैं। इसमें दिया है हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि बार बार वही अक्षर रिपीट होना। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा भी प्रयोग होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाना खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया, मतलब सुंदरता आ गई है। इसे कौन सा? इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का अभ्यास भी होता है। पुनरावृत्ति मतलब वही आवृत्ति बार बार होती है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, अगर हमने शब्द में भेद किया तो मन का यानी मन से संबंधित, और मन का शब्द का अर्थ होता है माला का
मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे बातों बातों में, रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी आदि। आगे है कोमल गात। ये जो कोमल गात और मृदुल वसंत आदि जो शब्द हैं, ये अगली स्लाइड में आपको मैं बताती हूँ कि रातों रात, घड़ी घड़ी, ये वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों का हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे बातों बातों में, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। अब ये बच्चों वाक्य में प्रयोग है, ये तो बड़ा ही इजी विषय है क्योंकि आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो ये तो वाक्य प्रयोग है जो हमें अपनी तरफ से वाक्य बनाना है। ज़रूरी नहीं हम यही बनाएं, बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया आदि। ऐसे हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे रह रहकर, कल रात रह रहकर बारिश हो रही थी। लाल लाल, लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। अब ये जो है, इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर दिया। ये जो शब्द हैं इनको वाक्यों में प्रयोग करना था जो हमने अभी आपको बताया है पीछे। इससे आगे बच्चों कुछ करने को, इससे आगे देखो, इसमें कुछ अगला क्वेश्चन है कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। इसमें क्या है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण तो वह चीज़ होती है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसको क्या कहेंगे हम? विशेष्य। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उसको कहेंगे विशेष्य। ऊपर दिए गए वाक्यों में गात, बसंत और पात, ये शब्द क्या है? विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता क्या बताया? कोमल, कोमल गात। तो शरीर की विशेषता क्या है? कोमल है, तो ये इसका विशेष्य है। मृदुल, हरे हरे शब्द इत्यादि, इनसे इनकी विशेषता प्रतीत होती है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके कुछ करने के लिए ये भी बच्चों हमें खुद अपनी एक्टिविटी करनी है। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। अगर आप हॉबी रखते हैं कविता में, कवियों को जानने के लिए, तो आप ऐसी कुछ कविताओं का संकलन तैयार कर सकते हैं। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जो हमने आपको पहले ही बताया है, वो हमने बता दिया। इसके अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग तरह की जानकारियाँ भी मिल सकती हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए। इससे आगे हम अपनी कविता के प्रश्न और उत्तर देखते हैं, प्रश्न अभ्यास देखते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत कभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है? बच्चों हमने ये कविता पढ़ी है, कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हमें बहुत जल्दी, बल्कि प्रश्न को पढ़ने से पहले पता चल जाना चाहिए कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश और उमंग आई है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से, यानी अब तक जो हम आलस्य में पड़े थे, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो आलस्य कर रही है, वह उसको वहाँ से उबारना चाहता है, अर्थात नव युवाओं को जागृत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, फूलों को अनंत तक विकसित
करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अनंत तक। अनंत बच्चों, अनंत शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है कि जिसका कभी अंत ना हो, हमेशा सर्वदा रहे, उसको हम कहेंगे अनंत। तो कहता है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। अर्थात वह हमें केवल अपनी उसी दशा में ना रहकर हमें उस दशा से आगे ले जाना चाहता है। भविष्य के लिए हमें अपने रास्ते चुनने की दिशा निर्देश करता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया है। अभी क्या आया है? वसंत। वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से, वसंती स्पर्श से वसंत ऋतु का जो स्पर्श है, जो जागृत अवस्था है, जो जोश और उमंग है उसके अंदर, वह उसके स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर, फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर मतलब उन्हें कलियों से निकाल करके चुस्त और जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। अर्थात कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उनमें चेतना और नव जीवन भरना चाहता है। अगला है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है कवि? कवि क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। पुष्पित करना बच्चों, फूलों से युक्त करना चाहता है, ताकि वे वसंत के सौंदर्य को, वसंत की सुंदरता को और भी मनोहारी बना दें, और भी सुंदर बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके, मतलब जो आलस्य में सोए हुए हैं उनको जगा करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। अर्थात उनको नई मंजिल दिखा देगा, उन्हें जागृत करेगा कि उठो, जागो और अपने आलस्य को दूर भगाओ, और दूर भगा करके अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। तो उनका आलस्य दूर भगा देगा कवि, और उनमें नए उत्साह का संचार करेगा, जिससे कि उनका मन करेगा कि भाई हमें उठ करके ये काम करना चाहिए। कभी हम मोटिवेशनल वीडियो पढ़ते हैं बच्चों, उनसे क्या मिलता है? उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें संदेश मिलते हैं कि हम भी उनके माध्यम से आगे बढ़े। और कवि भी पुष्पों के द्वारा हम युवाओं को यही संदेश देना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, एक तो सीधी सी सरल बात है कि किसी को भी राजा क्यों कहा जाता है? भाई किसी के अंदर कोई स्पेशल कोई गुण होते हैं, किसी इंसान में अगर कुछ स्पेशलिटी होती है तो इसीलिए उसको राजा कहा जाता है। अब वसंत एक क्या है? ऋतु, और उसको ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? तो उसमें कुछ तो विशेषता है, इसलिए उसको वसंत ऋतुराज कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा है। सबसे बड़ी बात, सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। यौवन क्या होती है? युवावस्था, जवानी। मतलब प्रकृति जो नेचर है हमारी, वो पूरी तरह से खिली हुई होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, और समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़ करके सुहाने रूप में प्रकट हो जाते हैं। यानी हम जो अब तक सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, वो जो सर्दी का ठिठुरतापन है वो गायब हो जाता है, और सुहाने रूप में हम प्रकट हो जाते हैं। पंचतत्व क्या है बच्चों? पंचतत्व के बारे में बताते हैं। जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं, यानी सभी अपने सुंदर रूप में होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जल नहीं बरसा रहा है, धरती बहुत ज़्यादा तप नहीं रही है, आकाश से कोई बारिश या ओलावृष्टि नहीं हो रही है, और अग्नि से हम तपन महसूस नहीं कर रहे, यानी मोहक रूप में है, सब सुंदर है, सब हमें अपना सुंदर रूप दिखा रहे हैं, तो हमें सृष्टि मोहक लगती है। और पेड़ों में क्या होता है? पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं, अर्थात आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। खेतों में सरसों के पीले पीले भरे पीले खेत दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो पीली चादर हो। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं, और यहाँ तक कि
हम सब भी क्या करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो बच्चों, पता चला कि इस ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। मैं समझती हूँ ये प्रश्न तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु का समय फागुन, चैत्र और वैशाख माह के आरंभिक दिनों में अर्थात मार्च और अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है और वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो बच्चों, अब होली का जो त्यौहार है वो हम सभी जानते हैं कि बड़ा ही प्रसिद्ध त्यौहार है और हम सब उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो इसके विषय में मैं आपको, होली के बारे में सभी जानते हैं, होली खेलते हैं हम और होली मनाते भी हैं, होली बनाते भी हैं। तो इसका ये पूरा जो है मेरा आपसे अनुरोध है कि होली के त्यौहार का जो पूरी घटना है, निबंध है, इसको आप अपना स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। और हम सबको इसके बारे में पता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होती है होलिका, और उसको जलाने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है कि इससे अच्छाई की विजय होती है बुराई पर, अधर्म की धर्म पर विजय होती है, और इसी खुशी में धर्म की अधर्म पर विजय होती है। और इस प्रकार से यह त्यौहार बड़ी उमंग से मनाया जाता है कि हिरण्यकश्यप, होलिका, प्रहलाद की जो बुआ होती है होलिका, उसको जलाया जाता है। और प्रहलाद एक भक्त था जिसकी विजय होती है, और उसकी खुशी में ये होली का हम त्यौहार मनाते हैं, जो कि फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और अगले दिन हम रंगों से होली का त्यौहार मनाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने शब्दों में लिखें, अपनी नोटबुक में नोट करें, और इसमें कुछ भी आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पूरा लेसन आपका समझ आया होगा। अगर इसमें कोई आपको परेशानी है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमें अपने कमेंट्स लिख करके हमारी साइट पर भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये सब हम पहले ही करवा चुके हैं, हमने इसको पहले करवा दिया है अभ्यास को, और ये सब भी आपको करवाया जा चुका है। इसका पूरा अभ्यास हम करवा चुके हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने व्यूज़ दे सकते हैं।